मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बल। बल क्या होता है? तो बल सामान्यतः हम ऐसी क्रियाओं से लेते हैं जिनमें हम खींचते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, लात मारते हैं, कुछ खोलते हैं, बंद करते हैं। इन सब में हम बल लगाते हैं। जैसे हमसे कोई डब्बा नहीं खुल रहा तो कोई बोलता आपकी में तो ताकत ही नहीं है ना? तो क्यों? क्योंकि ये सब बल के उदाहरण हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा बल लगाता है वो कार्य कर लेता है। अब हम ध्यान से देखें तो इन सभी क्रियाओं को धक्का देना, खींचना या लात मारना, डब्बा खोलना, डब्बा बंद करना, इन सब को हम कहीं ना कहीं सिर्फ खींचने और धक्का देने के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई फुटबॉल है, उसे हमने लात मारी अपने पैर से, तो इस क्रिया में अगर हम ध्यान से सोचें तो हम हमारे पैर से उस गेंद को धक्का दे रहे हैं। हम जब हमारे पैर से उस गेंद को धक्का देते हैं तब वो गतिशील होती है। तो इस क्रिया को हम धक्का देने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह से किसी चीज़ को खोलना, कोई डब्बा है हम उसे खोल रहे हैं तो हम उस डब्बे के ढक्कन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इस क्रिया को हम खींचने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह से किसी वस्तु को उठाना, तो हम जब कोई वस्तु को उठाते हैं तो उसे भी हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसे भी हम खींचने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कोई गेट हम खोल रहे हैं, अगर वो गेट बाहर की तरफ खुलता है तो हम उसे धक्का देने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वहीं अगर वो गेट अंदर की तरफ खुलता है तो हम उसे अपनी तरफ खींचते हैं, तो इस क्रिया को भी खींचने अथवा धक्का देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इन सभी क्रियाओं को या तो खींचने या धक्का देने, इन दो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः विज्ञान जगत में हम यह मानते हैं कि खींचने अथवा धक्का देने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। अच्छा, बल लगता कैसे है? हम ध्यान से सोचें तो खींचने और धक्का देने, इन दोनों में दो वस्तुओं के मध्य अंतःक्रिया अवश्य होती है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने किसी टेबल को अपनी तरफ खींचा, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें टेबल और हमारे हाथ के मध्य अंतःक्रिया हो रही है, या टेबल और हमारे मध्य अंतःक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हम टेबल पर बल लगाते हैं और टेबल हमारी तरफ खींचती है ना? और इसी तरह से यदि हम किसी कार को धक्का दे रहे हैं तो इस क्रिया में भी हम कार के ऊपर बल लगा रहे हैं, अंतःक्रिया हो रही है कार और हमारे मध्य, तभी उस कार के ऊपर बल लग रहा है। मतलब खींचने और धक्का देने दोनों ही क्रिया में अंतःक्रिया अवश्य होती है। दो वस्तुओं की, दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य भी अंतःक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई डब्बा है, तो उसके ऊपर मान लीजिए दो व्यक्ति एक बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो डब्बा और दो व्यक्ति, तीन हो गए। तो आवश्यक नहीं है कि दो ही वस्तुओं के मध्य अंतःक्रिया हो, दो से अधिक भी हो सकती है पर दो से कम नहीं हो सकती, क्योंकि एक अकेली वस्तु खुद के ऊपर बल नहीं लगा सकती। मान लीजिए कोई टेबल है अकेली, अब वो वहाँ पर रखी हुई है, तो वो किसके ऊपर बल लगा रही है? वो किसी भी चीज़ पे बल नहीं लगा रही। तो सिंगल वस्तु खुद के ऊपर बल नहीं लगा सकती, दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही बल लगता है। अब जैसा अभी मैंने बोला कि मान लीजिए किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य रहता है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मान लीजिए बल लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि डब्बे को दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं, तो इसमें भी दो संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि दोनों एक ही दिशा से बल दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? अगर दोनों एक ही दिशा से बल लगा रहे हैं तो एक व्यक्ति डब्बे पे बल लगाएगा तो डब्बा जिस गति से गतिशील होगा, दो व्यक्तियों के उस डब्बे को धक्का देने पर उसके अपेक्षा अधिक गति से गतिशील होगा, मतलब ज़्यादा तेज वो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो व्यक्ति बल लगा रहे थे, उन दोनों व्यक्तियों का बल आपस में जुड़ गया। तो जब हम किसी भी वस्तु पर एक दिशा में एक से अधिक बल लगाते हैं तो वो आपस में ऐड होते हैं। अब अगर हम दो वस्तुओं पे विपरीत दिशा में बल लगाएं, मान लीजिए एक व्यक्ति तो एक तरफ से धक्का दे रहा है डब्बे को और दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत दिशा से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? तो वो जो बल लगा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को निरस्त करेंगे, और इससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप
आवश्यक नहीं है कि अगर वो दो व्यक्ति बराबर बल लगा रहे हैं तो वो डिब्बा हिलेगा भी नहीं। पर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति थोड़ा हट्टा कट्टा है मेरी तरह और एक व्यक्ति कमज़ोर है, तो क्या होगा? तो जो व्यक्ति ज़्यादा ताकत लगाएगा उसकी दिशा में वो डब्बा खिसकने लग जाएगा। मान लीजिए मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ तो वो डब्बा इस दिशा में सरकने लग जाएगा। परंतु अगर मैं अकेला उस डब्बे पे बल लगा रहा था उसके मुकाबले उसकी गति की कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब दो व्यक्ति आपस में बल लगा रहे हैं विपरीत दिशाओं में, तो उनका जो बल का परिणाम है वो एक दूसरे के अंतर के बराबर हो गए। तो जब हम एक बल लगा रहे हैं वस्तुओं पे और विपरीत दिशाओं में लगाते हैं तो परिणामी बल उनके अंतर के बराबर होता है। अब जब हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? जैसा अभी मैंने बोला, जब हम डब्बे पे बल लगा रहे हैं तो वो गतिशील हो गया। तो मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर वो स्थिर है तो वो गतिशील हो जाएगा। कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे हम कोई गेंद है रखी हुई है ज़मीन पे, हम उसके ऊपर लात मारते हैं तो वो उसके फलस्वरूप चलने लग जाती है। तो हमारे पैर और गेंद के मध्य अंतर क्रिया हुई, हमने बल लगाया, उसके फलस्वरूप वो गतिशील हो गई। तो मतलब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आ गया, स्थिर अवस्था से वो गतिशील हो जाए। अब कोई वस्तु पहले से गतिशील है तो क्या? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, टेनिस, हमने टेनिस का खेल देखा हो, तो कोई गेंद हमारी तरफ आ रही होती है, हम टेनिस से उसे मारते हैं और वो दूसरी दिशा में वापस चले जाती है। तो हमने उस टेनिस बॉल पे बल लगाया, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? उसकी गति की दिशा परिवर्तित हो गई। इस बार वो स्थिर नहीं थी, वो गतिशील थी, पहले से गतिशील थी और हमने उस पर बल लगाया, इसके फलस्वरूप उसकी गति की दिशा परिवर्तित हो गई। मतलब वो जिस दिशा में आ रही थी उसकी विपरीत दिशा में चले गई, या आवश्यक नहीं विपरीत दिशा। जैसे कोई कार है, खिलौने वाली कार देखी हमने, वो चल रही होती है खिलौने वाली कार, हम उसे पकड़ के घुमा देते हैं तो वो दूसरी दिशा में चलने लग जाती है। तो मतलब बल लगाकर वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि आवश्यक नहीं है सिर्फ वस्तु को गतिशील ही किया जा सके, उसकी दिशा में परिवर्तन, बल लगाकर वस्तु की गति को रोका भी जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैच पकड़ना। कोई गेंद हमारी तरफ आ रही है, हम कैच पकड़ते हैं तो हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं। अब जब हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप उसकी गति रुक जाती है। गेंद पहले गतिशील थी, हमने कैच पकड़ा, वो हमारे हाथ में स्थिर हो गई। तो मतलब बल लगाकर वस्तु की गति को रोका भी जा सकता है। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो बल लगाकर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर गतिशील है तो उसको या तो दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अगर पहले से स्थिर अवस्था में तो उसे गतिशील किया जा सकता है। इसके अलावा बल लगाकर वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अपन ने वो स्माइली वाली गेंदें आती है फोम जैसी, देखी हो, हम उसको अपने हाथ से दबाते हैं तो वो पूरी ऐसे पिचक जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी की तरह से कोई रबड़ है, हम उसे यूँ खींचते हैं तो वो यूँ खिंच जाता है रबड़। तो हमने उसके ऊपर बल लगाया और इसके परिणाम स्वरूप उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो मतलब बल लगाकर वस्तु की अवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह से कोई स्ट्रॉ भी, हम उस स्ट्रॉ को यूँ मोड़ देते हैं या कागज़ के पुट्टे को ऐसे मोड़ देते हैं, तो इसमें भी हम उस पर बल लगा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप उसकी शेप चेंज हो गई। पहले वो पूरी सीधी लंबी थी, फिर वो मुड़ गई। तो मतलब इस तरह की क्रियाएं भी बल के अंतर्गत आती है। अब बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। अब ये क्या होते हैं? तो संपर्क बल ऐसे बल होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य सीधे सीधे अंतःक्रिया होती है। मतलब दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं।
एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्योंकि इन बलों में वस्तुएं आपस में सीधे संपर्क में रहती है, इसीलिए हम इनको संपर्क बल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे मसल फोर्स, मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं, जीवित व्यक्ति जो फोर्स लगाते हैं। हम जब जैसे किसी वस्तु के ऊपर किसी गेंद को लात मार रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हम उस गेंद के ऊपर बल लगा रहे हैं, हमारा पैर और वो गेंद सीधे संपर्क में है। हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी जैसे मैंने इस डब्बे को उठाया, तो ये डब्बा और मेरा हाथ ये सीधे संपर्क में है एक दूसरे के, तो इस समय जो फोर्स लग रहा है वो मसल फोर्स है, जो कि संपर्क बल का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और क्या उदाहरण है संपर्क बल के, तो इसके अतिरिक्त है घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल है जब कोई वस्तु गतिशील होती है और दो सतह आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है। जैसे कोई गेंद है वो जमीन पर लुढ़क रही है, तो गेंद की सतह और जमीन की सतह ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में है। तो ऐसे में क्या होता है, गेंद लुढ़कते लुढ़कते धीरे 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 रुक जाती है। अब यहाँ घर्षण बल की एक विशेषता है, ये सिर्फ गतिशील वस्तुओं पर ही लगती है। घर्षण खड़ी खड़ी किसी वस्तु पे नहीं लग रही, गतिशील वस्तु पे लग रही और गति की विपरीत दिशा में लगती है। मतलब कोई भी वस्तु गतिशील है तो ये उसकी गति को रोकने की कोशिश करती है, उसे एक तरह से अपनी तरफ खींचती है, उसको रोकती है, खींचती है उसे अपनी तरफ, आगे बढ़ने नहीं देती। तो इसे भी संपर्क बल का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें वो सतह, दोनों सतहें आपस में सीधे तौर पे संपर्क में रहती है। अब इसके अलावा जो दूसरा हमने प्रकार पढ़ा था गैर संपर्क बल, अब ये क्या है। हम तो यही सोचते हैं कि भाई किसी न किसी दो चीज़ों के बाद हम कोई उदाहरण नहीं सोच पाएंगे, आप कोशिश करेंगे तो, क्योंकि यूजुअली हम जो भी क्रियाएं देखते हैं उनमें हम सीधे ही संपर्क बल लगाते हैं, सीधे ही बल लगाते हैं। गैर संपर्क बल क्या है, गैर संपर्क बल ऐसे बल है जिनमें दो वस्तुएं आपस में सीधे संपर्क में नहीं होती, सीधा कांटेक्ट नहीं होता उनमें कुछ भी। अब इसके क्या उदाहरण है, इसके उदाहरण है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम सबसे पहले चुंबकीय बल को समझेंगे। चुंबकीय बल को समझने का सबसे आसान तरीका है चुंबक छड़। चुंबकों की छड़ें आती है, आपने देखा हो तो नीली हरी दो रंग की छड़ आती है, नीली लाल या नीली हरी ऐसे दो रंग की छड़ें आती हैं। तो ऐसी हम दो छड़ें लेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हम दो छड़ें लिए। अब अगर हम दोनों छड़ के विपरीत ध्रुवों को, एक इसका उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, हम जब विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के करीब लाएंगे, मतलब एक का दक्षिणी और दूसरे का उत्तरी ध्रुव, जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं है। तो फिर ये बल कहाँ से आया, ये है गैर संपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब चुंबकीय बल गैर संपर्क बल का एक उदाहरण हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें हम ध्यान से देखें तो जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षण हो रहा है इन दोनों के मध्य, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को खींच रहे हैं, अर्थात हम इस क्रिया को खींचने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब यदि हम इसके समान ध्रुवों को एक दूसरे के नज़दीक लाएं, जैसे मान लीजिए हम दक्षिणी ध्रुव, दोनों के दक्षिणी ध्रुवों को, दोनों चुंबकीय छड़ों के दक्षिणी ध्रुवों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, दूर जाती है एक दूसरे से। अब इसे हम धक्का देने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशाओं में बल लगा रही है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है। तो यानी कि हम इसे खींचने या धक्का देने के रूप में परिभाषित कर पा रहे हैं, अर्थात ये बल हुआ, पर इसमें सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए गैर संपर्क बल कहलाता है। इसके अलावा जैसे चुंबक लोहे के ऊपर बल लगाता है, चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित होता है, वो भी गैर संपर्क बल का उदाहरण है। ये दोनों ही चुंबकीय बल।
अब इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त है स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? कोई भी चीज़ आवेशित होती है, आवेशित यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है, तो उसे जब हम किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु के पास लेके जाते हैं तो वो उसके ऊपर बल लगाती है। उदाहरण के लिए हमने मान लीजिए कोई स्ट्रॉ ली, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब वो एक ही स्ट्रॉ है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक को तो हमने धागे से लटका दिया एकदम फ्री पोजीशन में, मतलब वो चाहे जिस डायरेक्शन में मूव कर सके, इस तरीके से हमने उसे लटका दिया। दूसरी टुकड़े को लिया स्ट्रॉ को और उसको एक कागज़ के ऊपर रगड़ा, अच्छे से रगड़ा, तो इससे क्या होगा, उस स्ट्रॉ के ऊपर आवेश आ जाएगा, आवेशित हो जाएगी वो स्ट्रॉ। अब हम जब उसे पहले वाली स्ट्रॉ जिसे हमने लटका रखा है उसके करीब लेके जाएंगे तो वो उसे धक्का देती है, उसे तो लटकी हुई स्ट्रॉ दूसरी स्ट्रॉ की तरफ आकर्षित होती है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आवेशित स्ट्रॉ है ये दूसरी स्ट्रॉ के ऊपर बल लगा रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब अगर हम जो स्ट्रॉ हमने लटका के उसे भी उसी कागज़ से रगड़ें जिस कागज़ से हमने दूसरी स्ट्रॉ को रगड़ा था, और फिर हम उसे उसके नज़दीक लेके जाएं तो क्या होगा? अब वो उसे प्रतिकर्षित करेगी। क्यों? क्योंकि अब उन दोनों पे समान आवेशित होगी। ये बिल्कुल जैसे हम चुंबकीय बल में देखा था, समान ध्रुवों को जब हम एक दूसरे के करीब लेके गए थे तो वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कर रहे थे। उसी तरीके से जब समान आवेशों को हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस यहाँ पर भी क्योंकि या तो खींचने या धक्का देने की क्रिया हो रही है, इसे भी हम कहीं ना कहीं बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल का एक और उदाहरण हुआ जो हम अक्सर करते हैं खेल मजाक में, आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक स्केल लीजिए और उसे अपने बालों पर रख दें, फिर थोड़ी देर बाद में हम जब वापस उसे अपने स्केल को अपने बालों के पास लेके जाते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि स्केल और हमारे बालों पर दोनों पर विपरीत आवेश आ गया। स्केल पर अलग आवेश है, मान लीजिए स्केल पर पॉजिटिव आवेश है तो बालों पर नेगेटिव आवेश आ गया। अब क्या होता है, जब हम स्केल को अपने बालों के पास लेके जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके फलस्वरूप हमारे बाल उसकी तरफ, स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। तो ये भी स्थिर वैद्युत बल का एक उदाहरण है। अब इन दोनों में भी कहीं भी सीधी संपर्क नहीं है, चीज़ें आपस में सीधे संपर्क में नहीं है। स्ट्रॉ, जैसे कि वो 2 स्ट्रॉ थी तो दोनों ही स्ट्रॉ को हमने एक दूसरे के टच नहीं किया था, फिर भी बल लग रहा है, फिर भी खींचने या धक्का देने की प्रक्रिया हो रही है। और हमने पढ़ा है खींचने या धक्का देने की प्रक्रिया बल होती है, इसलिए ये भी गैर संपर्क बल का एक उदाहरण हुआ। अब इसके अतिरिक्त और कौन सा उदाहरण होता है? इसके अतिरिक्त सबसे बढ़िया उदाहरण जो गैर संपर्क बल का है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम हमारी डेली लाइफ में रोज महसूस करते हैं। कोई भी वस्तु हमने उठाई और उसे नीचे छोड़ दिया तो वो जाके सीधा जमीन पे गिरती है। आपने सोचा वो आसमान में क्यों नहीं टकी रह गई, वो जमीन पर क्यों गई, वो नीचे क्यों गिरी, आसमान में क्यों नहीं टकी रह गई? इसका कारण है क्योंकि जमीन उसके ऊपर बल लगा रही है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ही मैंने ये डब्बा लिया और इसे छोड़ दिया तो नीचे गया, नीचे ही क्यों गया? क्योंकि जमीन इसके ऊपर बल लगा रही है। जमीन ही क्या, हर वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, कुछ अधिक होता है कुछ कम होता है। धरती का बहुत अधिक होता है, तो हम सामान्यतः जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो धरती के ही गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। यहाँ पर भी ना तो ये डब्बा धरती के सीधा संपर्क में था और ना ही धरती इस डब्बे के, पर फिर भी धरती ने इसे अपनी तरफ खींचा। खींचने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी बल लग रहा है। कौन सा बल? गैर संपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी एक खास बात है। गुरुत्वाकर्षण में
सिर्फ खींचने की प्रक्रिया होती है, धक्का देने की प्रक्रिया नहीं। ये बात याद रखने की है कि वो गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ खींचने की प्रक्रिया होती है। ये एक और गैर संपर्क बल का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।